Hello everyone, welcome to ITLS Academy। आज का जो टॉपिक है वो अगेन सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का फिफ्थ पार्ट है और इसमें जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो होगा सेलुलर ऑर्गेनेल्स। सेलुलर ऑर्गेनेल्स हम लोग प्रीवियस लेक्चर से ही कंटिन्यू कर चुके हैं काफ़ी चीज़ें, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स एटसेट्रा हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। जो ऑर्गेनेल्स बचे हुए हैं उनको आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सेलुलर ऑर्गेनेल्स। स्टार्ट करेंगे हम लाइसोसोम। लाइसोसोम से स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कुछ बेसिक सी चीज़ें, जैसे कि लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो कि सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर देता है। ऐसा ये इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके पास में एसिडिक पीएच होता है। एसिडिक पीएच कितना? लगभग 5.5 तक। इसके अलावा लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभी इसके जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उनके द्वारा ये खुद को ही डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि शायद सभी को पता होंगी। इसके अलावा इनका जो डिटेल है, चलिए वो डिटेल भी आज हम लोग पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड वेसिकल्स। ये मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड वेसिकल्स क्यों बोला गया है? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर वेसिकल लाइक होता है और ये एक मेम्ब्रेन में बंद रहते हैं। बाहर से इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए इनको मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड वेसिकल्स कहा गया है। दैट फॉर्म फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ये बनते कहाँ से हैं? ये बनते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। They can contain as many as 60 kinds of powerful digestive and hydrolytic enzymes। उनमें देखिएगा अमाउंट कितना है, मोर देन 60 काइंड्स ऑफ, 60 से भी ज़्यादा प्रकार के बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और इन्हीं को हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी बोला जाता है, जो कि किसी भी चीज़ को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं या हम बोले कि डाइजेस्ट कर सकते हैं, पचा सकते हैं। दैट कैन ब्रेक डाउन अ वाइड वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल। बहुत ही बड़े अमाउंट में लगभग ये सारी चीज़ों को पचा सकते हैं। वंस लाइसोसोम फ्यूज विद वेसिकल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। डाइजेशन कैसे होता है, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि अगर ये एक वेसिकल है, इसमें कोई भी ये मॉलिक्यूल है जिसका कि डाइजेशन होना है, ये लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम से ये वाली वेसिकल जाके ऐसे फ्यूज़ कर जाएगी। जब ये फ्यूज़ करेगी तो ये जो मैटर है इसके अंदर प्रेजेंट, ये इसका एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। एंडोसाइटोसिस क्या है, कैसे होती है, ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसका एंडोसाइटोसिस होगा तो ये लाइसोसोम के अंदर आ जाएगा और लाइसोसोम के अंदर आने के बाद में इस मैटर को डाइजेस्ट कर दिया जाएगा या पचा दिया जाएगा, या हम कह सकते हैं डिग्रेड कर दिया जाएगा। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है लाइसोसोम का। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। खुद तो इतना बड़ा है ही, लेकिन उसके अंदर देखिएगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स कितनी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। कह सकते हैं कि पूरा ही स्पेस इन डाइजेस्टिव एंजाइम से ही भरा हुआ है और इनका पीएच होता है लगभग 5 तक या 5.5 तक एक रेंज ले सकते हैं। बहुत ही एसिडिक पीएच होता है जो कि पर्याप्त होता है किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच entire worn out organelles are digested is called autophagy।
एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि लाइसोसोम के अंदर ही जो कुछ प्रेजेंट है ये उसी को डाइजेस्ट कर डालता है, उसी को पचाने लग जाता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोफैजी। फैगी का मतलब है ये किसी चीज़ को डाइजेस्ट कर देना, और ऑटो मतलब स्वयं को ही डाइजेस्ट कर देना। In autophagy, the organelle to be digested is enclosed by a membrane derived from the endoplasmic reticulum to create a vesicle called an autophagosome. फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक वेसिकल बना देता है। उस वेसिकल को ही यहाँ पे लाइसोसोम से फ्यूज करा दिया जाता है। जब वो वेसिकल का फ्यूज़न होता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है, अभी जो मैंने बना के दिखाया था कि दो वेसिकल फ्यूज़ हो रही हैं, एक जो मैटर को लेके आई है और एक लाइसोसोम। जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोला जाता है ऑटोफैगोलाइसोसोम, ऑटोफैगोसोम। अगला पॉइंट है lysosomal enzymes may also destroy the entire cell। ये पूरी सेल जिसमें कि ये खुद ही हैं, खुद को ही ये पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट कंटेन्स देम, जो इनके जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स उसी सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं जिनके अंदर को, जिनमें ये प्रेजेंट हैं। कहते हैं ना, एक कहावत है कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करना। ये कुछ उसी तरीके की है कि जिसमें ये रह रहे हैं उसी को ये डाइजेस्ट कर देते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोलिसिस, अपना ही डिस्ट्रक्शन कर देना या सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देना। और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। अगला ऑर्गेनेल है पेरोक्सीसोम। Another group of organelles similar in structure to lysosome। पेरोक्सीसोम का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है लाइसोसोम के, बट स्मॉलर। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि पेरोक्सीसोम्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है लाइसोसोम के कंपैरिजन में। इनको पेरोक्सीसोम ही बोला जाता है। अगर बात करें कि इनको कुछ और भी कहा जाता है क्या, तो यस, पेरोक्सीसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज भी इन्हें कहा जाता है और इनके अंदर होते हैं दे कंटेन सेवरल ऑक्सीडेजेस। ऑक्सीडेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं दैट कैन ऑक्सीडाइज और रिमूव हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है पेरोक्सीसोम्स आर वेरी अबंडेंट इन द लीवर। सबसे ज़्यादा मात्रा में ये लीवर में प्रेजेंट होते हैं। वेयर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड अदर डैमेजिंग सब्सटेंसेस अकर। लिवर में क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन की एक प्रोसेस होती है और ज़्यादातर डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है एल्कोहल्स का, और इसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंस, कोई ऐसा पदार्थ जो कि डैमेज कर सकता है, उसका भी डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। और उस डिटॉक्सिफिकेशन में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करने के लिए पेरोक्सीसोम का मदद लिया जाता है, और पेरोक्सीसोम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं लीवर में। A byproduct of the oxidation reactions is hydrogen peroxide। अब देखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, ये जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस हो रही है इसमें ऑक्सीडेशन किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम्स। और इस डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है, जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, उसमें फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है
Hydrogen peroxide is a type of peroxide, that's why their name is peroxisome. पेरोक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से ही इनका नाम पेरोक्सीसोम्स रखा गया है, क्योंकि इनमें जब ये डिटॉक्सिफिकेशन की या ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है एज अ बाई प्रोडक्ट। ये इनका मेन प्रोडक्ट नहीं होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। अगला पॉइंट है, विदाउट पेरोक्सीसोम बाई प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म could accumulate inside a cell and result in cellular death। अगर पेरोक्सीसोम्स नहीं होते हैं तो जब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है उसमें जो चीज़ें बन रही हैं, जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो सेल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। और सभी को पता है कि कोई भी अगर बिना काम की चीज़ सेल के अंदर इकट्ठी हो जाती है तो अल्टीमेटली वो सेल डेथ की तरफ ले जाती है। इसीलिए पेरोक्सीसोम जो बेकार के सब्सटेंसेस होते हैं उनको बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिमूव करते रहते हैं। अगला एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है वो है पेरोक्सीसोम्स कैन सेल्फ रेप्लिकेट। इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, ये अपने आप को स्वयं ही डबल कर सकते हैं। अगला ऑर्गेनेल है प्रोटियोसोम्स। चलिए प्रोटियोसोम्स के बारे में देखते हैं। As you have just learned, lysosomes degrade proteins delivered to them in the vesicle। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि जो भी प्रोटीन उनके अंदर जाती है वो उनको डिग्रेड कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ कहाँ हो रही है? ये चीज़ लाइसोसोम के अंदर हो रही है कि उनके पास में जिस चीज़ को पहुँचाया जा रहा है वो उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उनका क्या, जो कि पूरी सेल में प्रेजेंट है। लाइसोसोम तो एक छोटी सी जगह पे प्रेजेंट है, पूरी सेल में जो गलत चीज़ें बन गई हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिनको डिग्रेड करना ज़रूरी है, उनको कौन करेगा? तो उनके डिग्रेडेशन के लिए जो चीज़ें साइटोसोल में प्रेजेंट हैं, जिनको डिग्रेड करना ज़रूरी है, उनको डिग्रेड करने के लिए यहाँ पे मौजूद होता है प्रोटियोसोम्स। तो देखते हैं, साइटोसोलिक प्रोटीन्स also require disposal at certain times and the life of a cell। जो साइटोसोलिक प्रोटीन्स होती हैं उनको भी डिग्रेड होने की ज़रूरत पड़ती है किसी ना किसी स्टेज में। सो कंटिन्यूअस डिस्ट्रक्शन ऑफ अननीडेड, जिनकी किसी ज़रूरत नहीं है, डैमेज्ड, जो कि किसी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं, और फॉल्टी प्रोटीन्स, जिनमें किसी भी तरीके का फॉल्ट आ गया है, उनके डिस्ट्रक्शन के लिए द फंक्शन ऑफ टाइनी बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 स्टैक्ड रिंग्स ऑफ प्रोटीन्स अराउंड अ सेंट्रल कोर कॉल्ड प्रोटियासोम्स। तो जो साइटोसोल में कुछ इस तरीके की प्रोटीन है, अननीडेड, डैमेज्ड और फॉल्टी, उनके डिस्ट्रक्शन के लिए प्रोटियासोम्स का यूज़ होता है। अगर बात करें प्रोटियासोम्स के स्ट्रक्चर की, तो इनका स्ट्रक्चर बैरल शेप्ड होता है और 4 स्टैक्ड रिंग्स होती हैं प्रोटीन की। अब बात आती है लाइसोसोम के केस में हमने देखा था, पेरोक्सीसोम के केस में हमने देखा था कि इनका नाम कैसे दिया गया है, और प्रोटियोसोम्स का देखते हैं। Proteasomes were so named because they contain myriad proteases। इनके अंदर प्रोटीएसेस एंजाइम होते हैं। अब प्रोटीएस क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम्स जो कि प्रोटीन को डिग्रेड कर सकते हैं। ऐसे एंजाइम्स होते हैं दैट कट प्रोटीन इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स। उनके प्रोटीन्स के छोटे छोटे से टुकड़े कर देते हैं, छोटे छोटे से पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला आता है माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है सेल के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। सेल की सारी ज़रूरतें, एनर्जी की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरी करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। चलिए कुछ चीज़ें देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। बिकॉज दे जेनरेट मोस्ट ऑफ द एटीपी थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। एटीपी के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब होता है कि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। माइटोकॉन्ड्रिया आर रेफर्ड टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इनको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। आप अगर पावर हाउस की बात करें, जैसे कि आप सब जहाँ भी रहते होंगे, शहर में, गांव में, वहाँ पे पावर हाउस होते हैं। पावर हाउस वो जगह होती है जहाँ से कि अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो शहर में जो भी पावर हाउस है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है और उस एक जगह से सप्लाई होकर पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाया जाता है। तो उसी तरीके से सेल के केस में होता है कि सेल तो बहुत बड़ी, जैसे कि आप किसी सिटी में रह रहे हैं तो सिटी तो बहुत बड़ा है, पावर हाउस तो उतना बड़ा नहीं होगा ना। पावर हाउस तो छोटी सी ही जगह में होगा, लेकिन वो पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रहा है। कुछ इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के भी केस में होता है। एक छोटा सा ऑर्गेनेल होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जहाँ पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया ही आगे आता है, क्योंकि ये फॉर्मेशन करता है एटीपी का। और एटीपी को एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है, क्योंकि ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। जब भी जिसको ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को यूज़ कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा सभी को कि क्यों इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला पॉइंट है एक्टिव सेल्स दैट यूज एटीपी एट अ हाई रेट सच एज दोज फाउंड इन द मसल्स, livers and kidneys have a large number of mitochondria। जो सेल्स बहुत एक्टिव होती हैं, जिनको कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी की, जैसे कि बात करें मसल्स की, जब भी आप वर्क करते हैं, कोई भी हमेशा सोते तो नहीं है, दिन भर वर्क ही रहता है, कुछ ना कुछ हाथ पैर तो चलते ही हैं। तो हाथ पैरों में क्या होता है, मसल्स होती हैं, मसल्स का यूज़ होता है। और इसके अलावा ऐसा नहीं है सिर्फ हाथ पैरों में मसल्स होती हैं, पूरी बॉडी में मसल्स होती हैं। और सबसे ज़्यादा तो यूज़ जैसे हार्ट में है, कितना फास्ट कंडक्शन करता है हार्ट, उसकी मसल्स कितना फास्ट वर्क करती हैं। तो इतनी ज़्यादा स्पीड में उनको वर्क करने के लिए एनर्जी की भी तो रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा लिवर और किडनी की सेल्स में वो भी कंटिन्यूसली फिल्टर करती रहती हैं, तो उनको भी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करती हैं वो, इसीलिए वहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट एंड अर्ली रोल इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है? एपोप्टोसिस एक प्रोसेस होती है सेल की डेथ की। सेल डेथ के लिए एपोप्टोसिस का यूज़ होता है। सेल डेथ क्यों होती है? सेल डेथ दो तरीके से होती है। कभी ऐसा हो कि किसी सेल में बाहर की तरफ से चोट लग जाए, कोई भी बाहर से एक्सटर्नल इंजरी है, तो उस केस में सेल का डेथ करवाना होता है। लेकिन वो ऐसा है कि बाहर से इंजरी की वजह से, किसी चोट की वजह से उस सेल का डेथ हो रहा है, उसको बोला जाता है नेक्रोसिस। लेकिन एक टाइप सेल डेथ का ऐसा भी होता है, जैसे कि सेल के अंदर डीएनए का डैमेज हो गया, अब वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है, सेल ने ट्राई करके देख लिया, वो उससे रिपेयर नहीं कर पा रही है, तो उसको
वो सेल को आगे नहीं बढ़ा सकती, प्रोसेस नहीं कर सकती वो सेल डिवीज़न में, क्योंकि अगर सेल का डिवीज़न करवा दिया तो वो चीज़ तो अगली सेल्स में चली जाएगी, वो सेल फिर धीरे धीरे करके डिवीज़न करके बहुत बड़ा पार्ट बना देगी। इसलिए उस जो डैमेज्ड सेल होती है फिर उसको सेल का डेथ करवाना पड़ता है, और वो होता है एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल खुद से प्रोग्राम करती है कि इस सेल का डेथ करवाना है, और उस प्रोग्राम्ड सेल डेथ को ही कहा जाता है एपोप्टोसिस। और उस एपोप्टोसिस की प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया भी हेल्प करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये भी एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है। बात करें अगर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की, माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ एन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन and an inner mitochondrial membrane with a small fluid filled space between them। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और उसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, बीच का स्पेस होता है, उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इवन हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में इनका खुद का डीएनए होता है, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स 37 जीन्स। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, और उनमें 37 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिएगा डायग्राम दिखाया गया, बहुत अच्छे से आप डिटेल्स में समझ सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है, रेड कलर में दिखाई गई है डायग्राम में, ये आउटर मेम्ब्रेन है। जो येलो कलर में दिख रही है ये है इनर मेम्ब्रेन। अब ये देखिए, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है इसको मैट्रिक्स बोला जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, कुछ इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में, इनको क्रिस्टी बोला जाता है। अब ये जो क्रिस्टी होती हैं, ये जो फोल्डिंग्स होती हैं, इन पे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तरह तरह के एंजाइम्स जो कि एटीपी का प्रोडक्शन कराने में हेल्प करते हैं। Since all mitochondrial genes are inherited from the maternal parent, जितने भी माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स होते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी तक का यही है, सारे माइटोकॉन्ड्रियल में जितने भी जीन्स होते हैं वो मैटरनल से होते हैं, मतलब जितने भी जीन्स होते हैं वो फीमेल पेरेंट से आते हैं, वो माँ से आते हैं, मैटरनल पेरेंट से आते हैं सारे जीन्स। इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैन बी यूज्ड टू ट्रेस मैटरनल लीनिएज। कोई भी अगर कोई डिसीज़ है या कोई और भी चीज़ अगर जानना चाहते हैं आप, मैटरनल लीनिएज जानना चाहते हैं, तो उसके लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का यूज़ करके इजीली चीज़ों को पता किया जा सकता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन्स होते हैं वो मैटरनल जीन्स होते हैं। अगला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल और ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। ओवल शेप्ड मतलब अंडाकार स्ट्रक्चर होता है, दैट यूजुअली इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ अ सेल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा लाइमलाइट लेने वाला ये ऑर्गेनेल है। डायग्राम में आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस में आप देख सकते हैं ये बाहर की तरफ न्यूक्लियस की कवरिंग दिखाई गई है। जो कवरिंग होती है इसी को न्यूक्लियर इनवेलप भी बोला जाता है। अब जो न्यूक्लियस की कवरिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि इनमें बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स का काम होता है कि किसी भी मटेरियल को, इम्पॉर्टेंट मटेरियल को जिसे अंदर आना है या जिसे बाहर जाना है, उसमें ये हेल्प करते हैं। कह सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं।
इसके अलावा इस पे पॉलीराइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियर एनवेलप का एक डिटेल में डायग्राम दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कैसे पोर हैं। ये एनवेलप है और ये बीच बीच में पोर्स हैं, जो पोर्स अलाउ करेंगे पासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ। न्यूक्लियस से जुड़ी हुई ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि कैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि क्रोमैटिन क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है, तो डीएनए या हम कह सकते हैं क्रोमैटिन, वो भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल हो जाता है, क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर सेफ होता है। ये जेनेटिक मटेरियल को जगह देता है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल बोला जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस होता है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये फैक्ट्री होता है राइबोसोम की। सोम को फॉर्मेशन में हेल्प करता है और यहीं से राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियो राइबोसोमल फैक्ट्री भी बोला जाता है। तो चलिए डिटेल में स्ट्रक्चर हमने देख लिया, कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। Inside the nucleus are one or more spherical bodies called nucleoli. Nucleoli या nucleolus बोलते हैं, that function in producing ribosome, जो कि राइबोसोम का फॉर्मेशन करवाती हैं, प्रोडक्शन करवाती हैं। Within the nucleus are most of the cells hereditary units called genes. न्यूक्लियस के अंदर सेल का जो हेरिडिटरी मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो स्टोर्ड रहता है और उन्हीं को हम जीन्स भी बोलते हैं। विच कंट्रोल्स सेलुलर स्ट्रक्चर एंड डायरेक्ट सेलुलर एक्टिविटीज़। अगर बात करें क्रोमोसोम्स की, यहाँ पे देख सकते हैं क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि नॉर्मली भी हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। एक लॉन्ग आर्म होती है, एक शॉर्ट आर्म होती है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का। और यही स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। आप देख सकते हैं कैसे दिखते हैं ये क्रोमोसोम्स। जब इसी क्रोमोसोम को जूम किया जाता है तो देखिएगा यहाँ पे दिखाया गया है क्रोमोसोम कैसे बन रहा है, कितना कॉम्पैक्ट है, कितना ज़्यादा डीएनए इसमें प्रेजेंट है। हमारा ये जेनेटिक मटेरियल है, ये पैकिंग होती है इसकी हिस्टोन प्रोटीन्स के हेल्प से, ये पैक होता है और बनाता है न्यूक्लियोसोम मॉडल्स। ये न्यूक्लियोसोम मॉडल धीरे धीरे और कॉम्पैक्ट होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं क्रोमैटिन का। फिर ये क्रोमैटिन से आगे चीज़ें बढ़ती हैं और बनता है क्रोमैटिन फाइबर। धीरे धीरे ये और कॉम्पैक्ट होता रहता है और कॉम्पैक्ट होता रहता है और एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है, फिर ये क्रोमोसोम्स बना लेता है। अब आप समझ सकते हैं कि क्रोमोसोम कितना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, और इनके ये जो दोनों आर्म हैं क्रोमोसोम की, इनको कहा जाता है क्रोमैटिड। दोनों ही क्रोमैटिड एक सेंटर पे जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर ज्वाइनिंग पॉइंट होता है दोनों ही क्रोमैटिड्स का। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई, लगभग सारे ऑर्गेनेल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगले लेक्चर में आगे की चीज़ें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। So thank you very much everyone. Follow ITLS Academy on various social media platforms and also subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching this video. Thank you very much everyone.